अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। और सबसे पहले शो का आगाज़ होगा। शो में आपका और हमारा साथ रहेगा। आज सैटरडे का दिन है, 10 बजे से 12 बजे तक हम आपके साथ होते हैं। लेकिन जब भी सैटरडे आता है तो मैं यकीनन ये बात कहती हूँ कि कुछ लोगों का वीकेंड फ्राइडे के बाद स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोगों के बाद सिर्फ संडे की उनकी छुट्टी होती है। लेकिन जो भी दिन मिले, एक दिन मिले, 2 दिन मिलें, या जितने दिन भी आपका ऑफ हो, तो आप उसमें रिलैक्स करें, एक अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करें। और जो है ना, हम देख रहे होते हैं बहुत सारे जो है ना वो रूटीन में हम चल रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ खिलाफ तवक्का रूटीन के किया कीजिए और वो अच्छे में किया कीजिए। ये ना हो कि आप बुरा कर जाओ, गए रमशा ने तो कहा था कि खिलाफ तवक्का होना चाहिए, ऐसा नहीं। रूटीन से जब आप थोड़ा सा हटते हैं, ब्रेक लेते हैं, तो भी आप फ्रेश हो जाते हैं और अच्छा फील करते हैं। तो ब्रेक कीजिए, उसको वॉक पे जाइए भले, या जो है किसी पार्क में विज़िट कीजिए, कहीं बच्चों के साथ डाइन आउट कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, फ्रेंड्स में बैठ जाइए, लेकिन एक अच्छा वक्त गुजारने की ज़रूर कोशिश की, अच्छी स्लीप ज़रूर लीजिए। वीकेंड आता है तो हम सब जो है ना वो जब थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक लेते हैं, चीज़ें चेंज करते हैं, तो फ्रेश होकर अगले वीक के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी बात के साथ जो है ना वो आज की स्टोरी पर भी नज़र डाल लेते हैं कि वो क्या है। तो हम देख रहे हैं, बहुत पुराने ज़माने की बात है कि इटली के गांव में एक बिजनेसमैन रहता था जिसकी एक बेटी थी और वो बहुत खूबसूरत थी। वो काफ़ी छोटा बिजनेसमैन था। उसने एक बड़े बिजनेसमैन से कर्जा भी लिया हुआ था और कर्ज जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। जो बड़ा बिजनेसमैन था, ये थोड़ा सा शक्ल और सूरत में भी अच्छा नहीं था, बहुत बूढ़ा था और उस छोटे बिजनेसमैन की शादी अपनी बेटी से करवाना चाहता था। एक दिन उस बड़े बिजनेसमैन ने एक शर्त ये रखी कि किस तरह उसका सारा कर्ज ख़त्म हो सकता है। कि बड़े बिजनेसमैन ने उससे कहा कि उसका सारा कर्ज माफ़ कर देगा, लेकिन अगर वो अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दे। उस गरीब बिजनेसमैन ने बड़ी हिकारत से बिजनेसमैन की तरफ देखा और बड़े बिजनेसमैन ने कहा कि वो उस डील में एक और शर्त का इजाफा करता है। उसने पूछा कि वो कौन सी शर्त है। अमीर बिजनेसमैन जो था उसने कहा कि वो एक थैली के अंदर 2 पत्थर डालेगा, जिसमें से एक सफ़ेद होगा और एक काला। तुम्हारी बेटी आंख बंद करके उसमें से एक पत्थर निकालेगी, अगर बाहर आने वाला पत्थर काला हुआ तो सारा कर्ज माफ़ हो जाएगा, लेकिन साथ में उस बिजनेसमैन की बेटी को मेरे साथ शादी करनी होगी। अगर तुम्हारी बेटी ने सफ़ेद पत्थर को बाहर निकाला तो भी सारा कर्ज माफ़ हो जाएगा और उसको शादी नहीं करनी पड़ेगी। मेरे साथ इत्तेफाक से वो तीनों रास्ते ऐसे रास्ते पे खड़े थे कि जहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े थे। अमीर बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन, उसकी बेटी, ये तीनों ऐसे रास्ते पर थे। इन तीनों के अलावा 2 लोग और उनके साथ थे जो गवाहों के तौर पर वहाँ पर मौजूद थे। उसी वक्त अमीर बिजनेसमैन ने 2 पत्थर उठाए, एक काला और एक सफ़ेद, और अपने थैले में डाल दिए। ऐसा उसने सबको दिखाने के लिए किया, मगर असलियत में उसने दोनों ही काले पत्थर उसमें डाले थे। बेईमानी कर गया। लेकिन इस छोटे बिजनेसमैन की बेटी ने ये नोट कर लिया, उसने दोनों पत्थर काले डाले हैं, इसलिए वो जो भी पत्थर बाहर निकालेगी, नतीजे में उसने बूढ़े के साथ शादी ही करनी होगी। थैले में पत्थर डालने के बाद उस अमीर बिजनेसमैन ने कहा कि तुम कोई एक भी पत्थर इसमें से बाहर निकाल लो। इस मौके पर लड़की ने उसके पास जो था ना 3 ऑप्शन थे कि वो एक ये कि वो थैले में से किसी भी पत्थर को बाहर निकाल कर, दूसरा ये कहे कि दोनों काले पत्थरों को थैले में से बाहर निकाल ले और बूढ़े को बेनकाब कर दे, लेकिन इस सूरत में इसके बाप के सर पर जो कर्ज था वो वैसे ही मौजूद रहता। तीसरा ऑप्शन ये, वो जानबूझकर काले पत्थर निकाल ले और अपने बाप को कर्ज माफ़ कराने के चक्कर में एक बूढ़े से शादी कर ले। लड़की ने कुछ देर के लिए सोचा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। बहरहाल उसने आंखें बंद की, एक थैले में हाथ डालकर निकाला और उसमें से पहले जो पत्थर दिखता वो पत्थर निकालते के साथ ही फिसल गया, जो उसके हाथ में काला पत्थर था, और वो पत्थरों में मिल गया। अब इस लड़की ने इस बूढ़े से कहा, ओ मेरा पाँव फिसल गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अगर आपके थैले के अंदर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से मैंने कौन से रंग का पत्थर निकाला है और कौन सा इसमें बचा हुआ है। अब जाहिर है कि जो थैले के अंदर पत्थर बचा था वो भी काले ही रंग का था। जब थैला खोला गया तो अंदर से काले रंग का पत्थर निकला, जिसका मतलब ये था कि लड़की ने जो पत्थर बाहर निकाला वो सफ़ेद रंग का था। नतीजा ये निकला कि अब लड़की के बाप का जो कर्ज था वो माफ़ भी हो गया और लड़की को उस बूढ़े आदमी के साथ शादी भी नहीं करनी पड़ी। और दूसरी तरफ उस बूढ़े ने आसानी से, जैसे उसने कमिट किया था, कि उसे कर्जा माफ़ करना पड़ा और अपनी ही मक्कारी की वजह से उसका जो है वो पर्दा भी उड़ गया और उसे कर्जा भी माफ़ करना पड़ा। इस कहानी से हमें सबक क्या मिलता है कि हम ज़्यादातर मुसीबतें और मुश्किलात जो ना हमारे अंदर हमारी सोच की वजह से हम पर टंगी रहती हैं और हम अपनी सोच को सुधारते नहीं हैं। हम अलग पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते, मुश्किल आ गई है तो उससे निमटना कैसे है और इसका मुकाबला कैसे करना है। अगर मुश्किलें तैयार हों, थोड़ा सा सोचें और ट्रिक जो है वो अप्लाई करें तो बहुत सारी मुश्किलों से निकाल सकते हैं हम खुद को। लेकिन मुझे यहाँ पर ये लगा, अशरफ खान साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, कैसे हैं? वेलकम टू द शो। अशरफ भाई की आवाज़ तो बड़ी ज़ोरदार गूंज रही है यार। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा अशरफ भाई, तो ये मुझे लगा कि लड़की बड़ी स्मार्ट थी,
नहीं, Business स्टोरी जो है ना बहुत वो take over ज़बरदस्त कर थी। लें। पहली लग रही थी आज, हमारी दादी लग रहा था पहली हाँ। सुना रही है। और पहली में भी वो जो मतलब मैं भी सोच रहा था कि एक वाइट पत्थर, ब्लैक पत्थर और उसको कैसे वो करेगी, लेकिन जो ट्रिक इस्तेमाल की यानी कि उस वक्त उसने अपनी अकल को इस्तेमाल बिल्कुल ऐसा किया ही और है। वो स्लिप हो गई और वो खुद ही वो फंस गया अपने जाल में। अब यानी कि स्टोरी में ये था कि अगर कोई आप मुश्किल में हो तो उस वक्त आप अपना दिमाग यूज़ करें कि किस तरीके से इस मुश्किल से निकल सकते हैं। मुश्किलात हर किसी के साथ सही आती हैं, बात है। लेकिन अगर उससे परेशान हो जाएं तो आप मज़ीद मुश्किल में फंस जाते हैं। तो इसलिए जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो जैसे हमारी दादियाँ कहानियाँ सुनाती हैं उसमें ये कहती हैं कि ना आप अपनी अकल यूज़ करें और मुश्किल से निकलने के लिए अपनी जहानत का इस्तेमाल करें, जैसे इस लड़की ने किया। और बहुत अच्छा ज़बरदस्त मैसेज था। और ये स्टोरी मेरी दादी ने नहीं सुनाई थी। अच्छा, मैं भी सोच, आप मुझे भी दादी कहते हैं ना, मैं सुना दिया आपको। अच्छा, मैं भी ये सोच रही थी कि यार अब ये पढ़ते पढ़ते पत्थर में करेगी क्या, ये कैसे होगा, ये तो शादी करनी पड़ेगी, क्या होगा। लेकिन वही वाली बात है कि उसने अच्छा दिमाग यूज़ किया, ट्रिक जो है ना वो अच्छी अप्लाई की। और वही वाली बात है कि सोचने के मुख्तलिफ ज़ाविये होते हैं। हम उस तरह से नहीं सोचे थे, उसने सोचा तो उसने जो है वो अपने आप को भी बचा लिया, अपने बाप को भी बचा लिया। तो एक अच्छी चीज़ हमें इसमें नज़र आई। चलें जी, आज की जो टॉप स्टोरीज हैं उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले कराची के लिए बिजली 10 रुपये 1 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है और कराची के शहरियों को 10 रुपये 4 माह में देना होंगे। इजाफी वसूलियाँ जून से सितंबर 2024 तक की जाएंगी और जून में फ़ी यूनिट 2 रुपये 66 पैसे इजाफी जो है ना वो वसूल किया जाएगा। तो इजाफे का इतलाक़ इलेक्ट्रिक के लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर भी इजाफे का इतलाक़ नहीं होगा, लेकिन आम सारिफ जो घर में बिजली इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए बिजली महंगी कर दी गई है। दूसरी जानिब KMC के ज़ेर इंतज़ाम गैर मयारी तरक्याती कामों का मामला सिंध असम्बली पहुँच गया और MQM के रुकन असम्बली मोहम्मद आमिर सिद्दीकी ने सिंध असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवा दिया है और KMC गैर मयारी काम करवा रही है, ऐसा कहना है रुकन कौमी असम्बली का। इसके अलावा जी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब जो है पोर्ट कासिम मलीर पहुँच गए और मेयर कराची ने ज़िला मलीर के तौसी के इलाकों में सफाई सुथराई के कामों का जो है वो भी इफ्तिताह किया और ज़िला मलीर में शामिल होने वाले इलाकों को 500 डस्टबिन दिए जाएंगे और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत सफाई सुथराई का जायज़ा लिया जाएगा। कराची से लाखों टन कचरा हमने साफ़ किया है, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ऐसा कहते हैं। और वो कहते हैं कि जैसे पहले कराची की सूरत हाल ख़राब थी कचरे के हवाले से, अब बहुत बेहतर हो चुकी है। इसके अलावा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की हिदायत पर शहर में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ नाइट ऑपरेशन जारी है और कार्रवाई के दौरान फुटपाथ पर रखा चारा और दीगर सामान भी हटा दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर रात को जानवर लाकर फ़रोख्त करने की शिकायतें मौसूल हो रही थी, जिसमें अब ये कहा गया है कि कोई भी गैर कानूनी मवेशी मंडी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे ट्रैफिक की रवानी में भी मुतासिर होती है और इनके रोज़ाना की बुनियाद पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा नौजवानों में तालीम के साथ हुनरमंदी और तख्लीकी सलाहियत पैदा करने से मुतालिक भी बड़ा मेला सजने को तैयार है। कराची एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा एजुकेशन एक्सपो हो रहा है। 8 से लेकर 9 जून तक कराची एक्सपो सेंटर में ये एक्सपो जारी रहेगा। एजुकेशन एक्सपो में गवर्नर सदर कामरान खान टिसोरी साहब फ्री IT एजुकेशन फॉर यूथ का स्टॉल भी लगाया जाएगा और इनिशिएटिव के जो गवर्नर इनिशिएटिव IT है उसके तलबा और तालिबात के लिए भी बड़ी खुशखबरी हमें नज़र आ रही है कि उनको नामवर निजी यूनिवर्सिटीज़ में खुसूसी डिस्काउंट के साथ दाखिला भी मिलेगा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ पर जो है ना डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अप टू 40% तक डिस्काउंट अपनी फ़ी के अंदर ऑफ़र कर रही हैं। तो जो बच्चे अभी एडमिशन्स लेना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं या जो है न्यू डिग्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये एक्सपो बड़ा अच्छा है। इसके अलावा नए माली साल का वफाकी बजट भी सामने आएगा और IMF से मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो गए हैं। तनख्वाहदार तबकों पर इनकम टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दे दी गई है। अफसोस के साथ और टैक्स कम करने के लिए भी मुतबादिल तजावीज़ दी गई हैं, लेकिन विद होल्डिंग टैक्स रेट्स बढ़ाकर 300 अरब रुपए इकट्ठा करने का फ़ैसला किया गया है। और अब देखेंगे कि इसका जो है वो क्या मज़ीद जो है वो ब्रेक डाउन है, किस तरह से इसमें चीज़ें और हैं। इसके अलावा ताजरों ने ईद उल अज़हा के बाद के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है और ईद के बाद अवाम और ताजर के इलेक्ट्रिक का घेराव करेंगे। टिम्बर मार्केट के सदर और चेयरमैन शर्जील गोपलानी साहब का ऐसा कहना है। चेयरमैन ऑल सिटी ताजर भी हैं। नेपरा कराची वालों पर रहम करे और दुनिया में सबसे महंगी बिजली कराची वालों को दी जा रही है, ऐसा लग रहा है और नायाब भी है। शर्जील गोपलानी साहब ऐसा कहते हैं। इसके अलावा कराची समेत दिन भर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। महकमा दाखिला सिंध ने इंकशाफ किया है कि जनवरी 2019 से लेकर 2023 तक एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें 17 शहरी दहशतगर्दी के वाक़यात में कराची में शहीद हुए हैं। इसके अलावा सूबे भर में 2284 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा जो सिर्फ और सिर्फ इसमें कराची की तादाद है 1304 है। इसके अलावा कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों और इसके नतीजे में मुतादिद अफराद की जानें भी जाने पर सिंध असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान ने सख्त एहतजाज किया
और कल अपोजिशन ने भी एहतजाज किया, साथ साथ असम्बली का इजलास हुआ, उस हवाले से भी अपडेट्स आप तक शेयर करेंगे। अशरफ खान साहब, बिजली की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा नज़र आ रहा है, 10 रुपये तक महंगी कर दी गई उठा के एकदम। अगर देखा जाए इस वक्त जो आवाम के लिए मुश्किलात पे मुश्किलात आ रही हैं, और कल जो नेपरा ने फ़ैसला किया, दरख्वास्त की गई थी, ये आप हैरान होंगी सुन के कि पिछले साल जून 2023 से मतलब और ये मार्च 2024 तक का जो फ्यूल एडजस्टमेंट, माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट था, उसकी दरख्वास्त की थी के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को, और वो दरख्वास्त तो खैर 18.50 रुपये की थी। दरख्वास्त की जो अवामी समाअत हुई, तो नेपरा ने कल जो है फ़ैसला सुनाया कि अगले 4 महीने, यानी कि अब जो अगले 4 महीने होंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जो बिल आएंगे, उसमें तकरीबन मजमूई तौर पर 4 महीने 10 रुपये 1 पैसे पर यूनिट इजाफी आवाम से लिया जाएगा। अब जो ये हम जून का महीना चल रहा है, इसका बिल जो आएगा वो जुलाई में आएगा, उसमें 2 रुपये 68 पैसे पर यूनिट जो है चार्ज होगा, यानी अगर 100 यूनिट यूज़ करता है उस पर इजाफी ये बोझ पड़ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम जाते हैं जून के बाद जुलाई वाले पे, तो उस पर 3 रुपये 11 पैसे आएगा, उसके बाद 3 रुपये 23 पैसे आएगा, और आखिर में सितंबर में 1 रुपये। तो ये मजमूई तौर पर 10 रुपये जी ये एक साथ नहीं है, एक साथ नहीं है, ये अगले 4 महीने में इसको डिवाइड करके, क्योंकि ये अगर मैं बताऊं कि नेपरा जो है ये कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि अगर बोला जाए कि कराची में महंगी है, लाहौर में सस्ती है। ये नेपरा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो पूरे मुल्क में यकसा कीमत बिजली की रखता है। अब इसमें फ़र्क ये है कि के इलेक्ट्रिक पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद एंटिटी है जो कि प्राइवेट है, बाकी सारे जो सरकारी हैं जो बिजली फराहम करते हैं, डिस्कोज जिसे कहते हैं, वो 29 के करीब हैं, तो उनको जो नेपरा डायरेक्टली, क्योंकि हुकूमत है पाकिस्तान से उसकी डीलिंग होती है, और डायरेक्ट उनकी बिजली की प्राइस बढ़ा देता है। हमारा डिले इसलिए होता है कि उनकी पहले वो सरकारी कीमतें तयन कर देती है, फिर वो के इलेक्ट्रिक की वो हियरिंग करती है, जो समाअत होती है उसके बाद कराची की डिले से आती है। लेकिन इस वक्त देखा जाए पूरे मुल्क भर में बिजली की सेम कीमत है और सबसे महंगी कीमत है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपकी आमद रवक़्क़ा का बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ूंगी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, अभी हमने देखा कि 1-2 दिन पहले हमने बड़ी गुफ्तगू की थी इस हवाले से कि आपने एक अच्छी जॉब हासिल कैसे करनी है, और बार बार हमने उस चीज़ पे फोकस किया था कि जब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स पास आउट हो जाते हैं तो समझ नहीं आ रहा होता कि जी कौन सा स्किल डेवलप करें, अपने आप को किस तरह से जो है ना वो कॉर्पोरेट सेक्टर में इंगेज कर सकते हैं, कोई अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट कितनी ज़रूरी है, क्या क्या आपको आना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर हमने बात की थी। तभी ये ख्याल आया कि साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं किसी भी नौकरी के लिए या आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखने के लिए, तो आपको बहुत सारी इन स्किल्स के साथ साथ कुछ और स्किल्स भी हैं कि जिन पर काम करने की ज़रूरत है। और वो क्या हैं? आपकी ग्रूमिंग कितनी मैटर करती है, आप अपने आप को प्रोजेक्ट किस तरह से करते हैं, और बार बार ज़ैनब आती हैं तो ज़ैनब कहती हैं कि आपकी सेल्फ ब्रांडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ ब्रांडिंग में आपका सब कुछ आ जाता है कि आप कैसे बात करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, किस तरह से आप दाखिल होते हैं, आपकी सीवी क्या कहती है, इन तमाम चीज़ों को हमने कैसे ग्रूम करना है, किस तरह से अपने आप पर काम करना है, कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप करना है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे जो HR स्पेशलिस्ट हैं, ट्रेनर्स हैं, वो मौजूद हैं, ग्रूमिंग एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको इस हवाले से गाइड करेंगे। तो सबसे पहले एनी अरसलान मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो एनी। आप जो है वो आर्टिस्ट डेनिम मिल से भी वाबस्ता हैं, HR हेड भी हैं। वेलकम टू द शो एनी। और साथ साथ जो है हमारे साथ मीर मुर्तज़ा बोगियो साहब भी मौजूद हैं, आप भी ट्रेनर हैं, HR एंड ग्रूमिंग एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो। तो सबसे पहले जनाब एनी, जब हम बात करते हैं ना कि सबसे पहले मैंने आपको दाखिल होते कहा कि वेरी नाइस टॉप माशाल्लाह। तो जब कोई अच्छा कपड़ा पहना होता है, अच्छा परफ्यूम लगाया होता है, अच्छी लिपस्टिक लगाई होती है, तो आप वैसे भी जो है ना अगले को देख के आपको नींद भाग जाती है, यार अच्छा लग रहा है। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम बात करेंगे, आज हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जा रहा है, और जब हम ब्रेन ट्यूमर की बात करते हैं तो सुनते ही लगता है कि यकीनन बिल्कुल एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। लेकिन हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब जो ट्यूमर्स हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे ब्रेन, हम कहते हैं ना कि इंतहाई सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, और उसको जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं क्या काबिल इलाज हैं, किस तरह से इनका इलाज होता है, और फिर ब्रेन ट्यूमर को कॉज करने की वजूहात क्या होती हैं, इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर औरंगज़ेब अब्बासी साहब मौजूद हैं, आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर औरंगज़ेब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर औरंगज़ेब, सुनते ही लगता है कि ब्रेन ट्यूमर तो जी मौत हो जाएगी अब, क्योंकि हम ये तासुर हमारे यहाँ ये है
कि भाई ब्रेन ट्यूमर हो गया, ख़त्म बंदा। अब ये जो ब्रेन ट्यूमर है, सबसे पहली बात तो ये क्या है, क्यों होता है, काबिल इलाज है, नहीं है, प्लीज़ रोशन डालिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आज 8 जून है, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है। उसकी अवेयरनेस के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। डेफिनेटली आपने सही कहा कि कैंसर का वर्ड या ब्रेन ट्यूमर का वर्ड सुनते ही लगता है जैसे ये लाइलाज हो, लेकिन अब डेफिनेटली दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और स्पेशली मेडिकल के ट्रीटमेंट में तो बहुत ज़्यादा ही आगे गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके थ्रू इनका इलाज किया जा सकता है। ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है? सबसे पहले तो ब्रेन एक क्लोज कैविटी है, बिल्कुल बंद है। नॉर्मल सेल वहाँ बनते हैं, ख़त्म होते हैं, फिर नए सेल बनते हैं, लेकिन उनमें से अगर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, एबनॉर्मल सेल्स बनना शुरू हो जाए जिनकी ग्रोथ दूसरे ब्रेन सेल से ज़्यादा हो, तो उसको कहते हैं ब्रेन ट्यूमर। और वो फिर अपनी जगह बनाता जाता है। जब वो जगह बनाता है, ब्रेन क्योंकि क्लोज है, तो पेशेंट को उसमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। रीज़न्स इसके क्या होते हैं? एक तो ये जेनेटिकली होता है, अगर फैमिली में चल रहा है, वालिदैन में से किसी एक को इस तरह से रहा हो। दूसरा रेडिएशंस की वजह से बहुत ज़्यादा होता है, आइदर वो मोबाइल की वजह से हों, डाई जो यूज़ होती हैं बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की, उनकी वजह से हो सकता है। वो लोग जो हाई रेडिएशन एरिया में काम कर रहे होते हैं, जहाँ उनके प्लांट्स होते हैं, उनकी वजह से हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द रीज़न्स जिसकी वजह से ये हो। अब ये तो कुछ प्राइमरी रीज़न्स हो गए। सेकेंडरी में अगर जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में कैंसर है, जैसे लिवर हो गया, लंग्स हो गया, ख़वातीन में अक्सर ब्रेस्ट का होता है, तो वो ब्रेन की तरफ जाता है, तो उसको हम मेटास्टेसिस या सेकेंडरी कॉज भी कहते हैं। तो ये आम वजूहात हैं जिसकी वजह से कैंसर ब्रेन का हो सकता है। अब उसको अगर हम वैसे भी डिफ़ाइन करें तो दो और टाइप से हो सकता है, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन वो जो फैले ना, सही, स्लो ग्रोथ है, वक्त के साथ 5-8 साल में उसने ग्रो किया है। और मैलिग्नेंट वो जो बहुत तेज़ी से फैले। तो इस तरह से इसके दो टाइप्स हैं। इसकी स्टेजेस भी हैं? जी हाँ, इसकी जैसे हम मुख्तलिफ हर कैंसर में देखते हैं कि स्टेज 1, 2 मतलब आप उसमें काबिल इलाज है, 3rd, 4th में ज़रा मुश्किल है, तो फिर इसकी यूजुअली 4 स्टेज होती हैं आमतौर पे, 1, 2, 3, 4, 1। और इससे प्रोग्नोसिस का पता चलता है कि पेशेंट को आगे किस चीज़ की ज़रूरत है। आइदर उसे शुआएँ लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। अक्सर ग्रेड 1 के जो पेशेंट्स होते हैं, अगर उनका मुकम्मल ट्यूमर निकल चुका है तो उसमें फिर शुआओं वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ट्यूमर नहीं निकला या ग्रेड 3 या 4 में है, तो फिर रेडिएशन भी लगती है और फिर उनको लाइफ स्पैन का भी बताया जाता है कि कितना होता है उनका। पेशेंट ये जो है अक्सर हमारे पास प्रेजेंट करते हैं वीकनेस के साथ, नज़र का कमज़ोर हो जाना, होश का लेवल कम हो जाना, हाथ पाँव की कमज़ोरी या झटके पड़ना। अब इस तरह की जब अलामात आती हैं या उनको पता चलती हैं, तो बहुत सारे लोग अपना टाइम किसी दरूद, तावीज़ और इन चीज़ों में वो करते हैं। करवाएं बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेडिकल अटेंशन भी उनको लेनी चाहिए, जिसकी वजह से अक्सर लेट हो जाते हैं पेशेंट हमारे पास। किन बेसिक अलामात पे जो है ना फौरी तौर पर रश करना चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट के पास कि आपके दिमाग में सर में दर्द हो रहा है, आंखें कमजोर, क्या किन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं? एक तो ट्यूमर के हवाले से भी और वैसे भी ब्रेन हेल्थ के लिए भी, क्योंकि ब्रेन की और भी तो यकीनन बीमारियां होती होंगी, कमजोरी, दीगर चीज़ें। देखें, इसमें यह है कि हेडेक, सर का दर्द जो दवाई वगैरह से ख़त्म ना होता हो, अर्ली मॉर्निंग हेडेक, सुबह को जो सर दर्द होता है, मेडिकेशन लिए अगर ख़त्म हो गया तो ठीक है, फ़ाइन। लेकिन अगर मुसलसल वो दवाई ले रहे हैं, 10-15 दिन, 1 महीना हो गया है, या तो अगर सर का दर्द ख़त्म नहीं हो रहा, तो फिर उनको जो है मेडिकेशन यूज़ करनी चाहिए। हाथ पाँव की कमज़ोरी, पावर का कम होना, जैसे हाथ और पाँव में पावर कम हो रही है, वो हाथ और पाँव का सुन होना, बोलने में प्रॉब्लम कि वो सही से बोल ना पाए, और नज़र का कमज़ोर होना। अच्छा, ये एक पर्टिकुलर अलामात ना हो, इसमें जब ये 2-3 आपस में कंबाइन होती है ना, देन दे शुड थिंक अबाउट ट्यूमर। तो इस तरह से ये वो अलामात है जिसके पास उनको न्यूरोसर्जन के पास आना चाहिए, और देन ही विल गो फॉर इन्वेस्टिगेशन। पाकिस्तान में जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है और कितना अच्छा इलाज हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, सस्ता है, महंगा है? डॉक्टर औरंगज़ेब इस हवाले से भी बताएं। ये बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा, और इसमें बिल्कुल आपने जो इनिशियल में बात की थी कि इसमें कितनी हमारे पास एडवांसमेंट है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में बहुत एडवांसमेंट है।
आजकल जो हमारे पास टूल्स ऑल ओवर पाकिस्तान जो अवेलेबल हैं बड़े अस्पतालों में, उनसे तकरीबन मुकम्मल ट्यूमर को निकाल दिया जाता है। लेकिन अक्सर अगर ट्यूमर किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वेसल्स हैं या कोई ऐसी नर्व आ गई है जिसको बचाना बहुत ज़रूरी है, तो फिर उनको वहाँ तक छोड़ दिया जाता है। या बहुत दिमाग के डीप हिस्से में हो तो फिर ट्यूमर को अगर छोड़ा जाता है तो फिर उनमें शुआएँ लगती हैं। अब शुआओं का जो है पाकिस्तान में बहुत एडवांस सिस्टम है। उसमें ब्रेन के लिए ख़ास तौर पे सबसे पहले गामा नाइफ आती हैं। जो गामा नाइफ रेडिएशन जो है वो जो लोग सर्जरी ना करवाना चाहें उनके लिए भी है, छोटे ट्यूमर्स जो हों, या जो सर्जरी के बाद रिमेनिंग पोर्शन उनका बचता है उसको भी किया जा सकता है। पाकिस्तान में वो कराची में अवेलेबल हैं, 2 सेंटर्स उनके हैं, कराची में अवेलेबल हैं और अराउंड डिसेंट कॉस्ट उसकी पड़ जाती है। और दूसरी चीज़ है साइबर नाइफ। सेंटर्स में हो रहा है गामा नाइफ ट्रीटमेंट? सबसे पहले तो ये न्यूरोस्पाइनल कैंसर केयर में होता है। वो ये सर्विस अपनी पिछले 15-16 साल से प्रोवाइड कर रहे हैं और मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट उनके पास मौजूद है। उसके अलावा डॉ यूनिवर्सिटी में भी इनका है। साइबर नाइफ भी होता है, जना में साइबर नाइफ इज़ अनदर ऑप्शन। साइबर नाइफ में क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ ईयर पहले ही आया है, मेरे ख्याल से साल भर या 1.5 साल। जी हाँ, वो यहाँ पर भी मौजूद है और पंजाब में भी मौजूद है। तो उसके बाद लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आफ्टर सर्जरी डॉक्टर रिकमेंड करता है इफ़ नीडेड। और ऐसा नहीं है कि प्राइमरी तौर पे भी ये ली जा सकती हैं ट्रीटमेंट, लेकिन वो एक पूरा बोर्ड होता है जो डिसाइड करता है कि आइदर पेशेंट शुड गो फॉर दिस या सर्जरी होगी, दोनों में से। क्योंकि ब्रेन का प्रेशर कितना है, उसका साइज़ कितना है, हाथ पाँव में कितनी कमज़ोरी हो रही है, ये सारी चीज़ें असेस करने के बाद ही ऑप्शंस डिसाइड। कराची में इन ट्यूमर्स का इलाज कौन कौन से अस्पतालों में हो रहा है? सीधा गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट में, तो अभी बता दें क्योंकि आवाम को ताकि पता हो जिनके पेशेंट्स हैं। और दूसरी बात ये कि कितना जो है वो कॉस्ट इसकी कितनी एक अमाउंट होती है, क्या बहुत महंगा है या इकनॉमिकल है, फ्री हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे में? देखें, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर में तो न्यूरोस्पाइनल कैंसर केयर इंस्टीट्यूट है जो गामा नाइफ रेडिएशन प्रोवाइड कर रहा है पिछले 15 इयर्स से, और उनके पास मोस्ट एडवांस्ड इक्विपमेंट है। सेकंड डॉ में भी है और अराउंड इसकी कॉस्ट 5 लाख to 6 लाख पड़ जाती है पर पेशेंट। जो लोग बाहर से करवाते हैं वो यही ट्रीटमेंट अगर लेके आते हैं तो अराउंड 40 लाख 50 लाख, लेकिन फिर वो डेफिनेटली फॉलोअप पे नहीं जा सकते, फिर वो हमारे पास ही उनको आना पड़ता है। तो मशीन वही है क्योंकि इक्विपमेंट तो एक ही कंपनी देती है ना, तो यहाँ पे भी वो इंस्टॉल्ड है। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में तो ये हैं। उसके अलावा साइबर की बात करें तो वो हमारे पास JPMC में मौजूद है और पंजाब में गोरकी इंस्टीट्यूट जो है उनके पास भी मौजूद है जो पंजाब के पेशेंट्स होते हैं। लेकिन हमारे पास कराची में ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान से पेशेंट आते हैं, अफ़गानिस्तान से आते हैं, इवन UK से भी पेशेंट्स आते हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत बहुत महंगी ट्रीटमेंट है, बहुत कॉस्टली पड़ती है उनको। ठीक, हम यहाँ पे एक कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वंशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। याहया, आप बताइए आप कैसे हैं? बस हफ्ते को आप ही का शो आता है तो हम आपको जरूर फोन करते हैं हफ्ते वाले दिन। बस आपकी वजह से हम शो कर रहे हैं हफ्ते वाले दिन। डॉक्टर साहब को बहुत सलाम है। बात ये है कि मैं तो सबसे पहले डॉक्टर से बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहूंगा। हमारे यहाँ बहुत अच्छे न्यूरो सर्जन मौजूद है, कार्डियक सर्जन मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस तरह काम, और न्यूरो सर्जरी और न्यूरो सर्जन न्यूरो के पहले बड़ा प्रिसाइज किस्म के काम होते हैं, बड़े सेंसिटिव काम होते हैं। तो ये बड़ा मतलब इसके लिए बड़ा वो करना पड़ता है। तो मैं ये मेरा क्वेश्चन ये क्योंकि देखिए बात ये डॉक्टर, ट्यूमर अक्सर बात ऐसा होता है कि वो बहुत देर में डायग्नोस होता है, उसका काफी मामला बिगड़ चुका होता है। अब कभी भी ब्रेन से रिलेटेड जो डिजीज होती है तो हम जब डॉक्टर दिन में आइएगा, एक हफ्ते का, लेकिन वो हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी अवेयरनेस हो। लोग उनको बहुत मिसगाइड करते हैं, हमारे रिश्तेदार के साथ ये हो गया, फलां के साथ ये हो गया, उनको फॉलो ना करें। हर केस की एक अपनी नौयत होती है। हमारे पास ब्रेन ट्यूमर के ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं, जो 10-10 साल हो गए, 15 साल हो गए, जिनकी सर्जरीज हुई हैं और अभी तक वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। दूसरा ये है कि अगर कोई ट्यूमर की वजह से कोई डेफिसिट आ जाता है, हाथ की थोड़ी कमज़ोरी या पाँव की, अगर पेशेंट ये सोचे कि मैं बिल्कुल पहले जैसा हो जाऊंगा, तो ये शायद पॉसिबल ना हो। उसका चांस हमेशा 50% रहता है। तो वो ये एक्सपेक्ट करे कि फ्यूचर में मुझे कोई इशू नहीं होगा, जो डेफिसिट, जो मसला मुझे हुआ है, ये यहाँ पे रुक जाएगा, ये बढ़ेगा नहीं।
दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एज ब्रैकेट क्या है जिसमें ज़्यादा एज देखें आफ्टर 40s 36 40s के बाद जो है वो मोस्ट बच्चों में 10 साल से कम उम्र में, और अगर आप एडल्ट मेल फीमेल की बात करें तो वो यूजुअली होता है आफ्टर 40s जो है वो चांस बढ़ जाते हैं इसके। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर औरंगजेब साहब, आपने वक्त दिया और इतनी अच्छी गुफ्तगू आपसे हुई। यकीनन हम सबको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। वही वाली बात जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, और याह्या की बात भी वही थी कि हम जा रहे होते हैं उमूमन दवा सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं, ज़्यादातर जो है जनरल फिजिशियंस को दिखा देते हैं और उसके बाद मेडिसिन नहीं ठीक है अब सही हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है, कोई कंटिन्यूस आपको अलामात है जैसे डॉक्टर औरंगजेब साहब ने भी कहा, और आप उसको कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, दवाओं से भी हल नहीं निकल रहा है, तो प्लीज़ किसी भी बीमारी के लिए कंसल्ट ज़रूर करें, कंसल्टेंट्स के पास जाएं, स्पेशलिस्ट के पास जाएं और उसको तवील होने से बचाएं। औरंगजेब साहब, आपके वक्त और आमद का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, अभी हमने देखा कि एक दो दिन पहले हमने बड़ी गुफ्तगू की थी इस हवाले से कि आपने एक अच्छी जॉब हासिल कैसे करनी है, और बार बार हमने उस चीज़ पे फोकस किया था कि जब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स पास आउट हो जाते हैं तो समझ नहीं आ रहा होता कि जी कौन सा स्किल डेवलप करें, अपने आप को किस तरह से जो है ना वो कॉर्पोरेट सेक्टर में इंगेज कर सकते हैं, कोई अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट कितनी ज़रूरी है, क्या क्या आपको आना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर हमने बात की थी। तभी ये ख्याल आया कि साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं किसी भी नौकरी के लिए या आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखने के लिए, तो आपको बहुत सारी इन स्किल्स के साथ साथ कुछ और स्किल्स भी हैं कि जिन पर काम करने की ज़रूरत है। और वो क्या हैं? आपकी ग्रूमिंग कितनी मैटर करती है, आप अपने आप को प्रोजेक्ट किस तरह से करते हैं, और बार बार ज़ैनब आती हैं तो ज़ैनब कहती हैं कि आपकी सेल्फ ब्रांडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ ब्रांडिंग में आपका सब कुछ आ जाता है कि आप कैसे बात करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, किस तरह से आप दाखिल होते हैं, आपकी सीवी क्या कहती है, इन तमाम चीज़ों को हमने कैसे ग्रूम करना है, किस तरह से अपने आप पर काम करना है, कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप करना है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे जो HR स्पेशलिस्ट हैं, ट्रेनर्स हैं, वो मौजूद हैं, ग्रूमिंग एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको इस हवाले से गाइड करेंगे। तो सबसे पहले एनी अरसलान मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो एनी। आप जो है वो आर्टिस्ट डेनिम मिल से भी वाबस्ता हैं, HR हेड भी हैं। वेलकम टू द शो एनी। और साथ साथ जो है हमारे साथ मीर मुर्तज़ा बोगियो साहब भी मौजूद हैं, आप भी ट्रेनर हैं, HR एंड ग्रूमिंग एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो। तो सबसे पहले जनाब एनी, जब हम बात करते हैं ना कि सबसे पहले मैंने आपको दाखिल होते कहा कि वेरी नाइस टॉप माशाल्लाह, तो जब कोई अच्छा कपड़ा पहना होता है, अच्छा परफ्यूम लगाया होता है, अच्छी लिपस्टिक लगाई होती है, तो आप वैसे भी जो है ना अगले को देख के आपको नींद भाग जाती है, यार अच्छा लग रहा है। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि जब आप किसी न्यू जॉब, न्यू रोल के लिए जा रहे हैं तो टू लुक प्रेजेंटेबल। एनी, आप किसी जॉब के लिए अगर जा रहे हैं, इन पर्टिकुलर अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, फिर तो उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप किसी भी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, बिकॉज़ वहाँ पे तो आपकी हर चीज़, यू नो कि वेयर एवर यू वुड बी सिटिंग, आपकी हर चीज़ पे जो है ध्यान दिया जाएगा, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया जाएगा। नो मैटर कि अब वो जॉब जो है वो उसका ताल्लुक वो इंट्रोवर्ट बाउंड जॉब हो या वो पीपल बाउंड जॉब हो, आपको ईदर वेज यू हैव टू ब्रांड योर सेल्फ, बिकॉज नाउ ऑर्गेनाइजेशन आर स्मार्ट इनफ एंड दे वॉन्ट गुड पीपल। व्हेन वी से गुड पीपल, गुड एनर्जी, इट मीन्स कि जिस जगह हम बैठे होते हैं, तो जितनी आपने बातें की जिसमें हाइजीन भी आ जाता है, जिसमें अदब अदाब भी आ जाते हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं आपको अपने ऑरा से कोई एनर्जी ट्रांसमिट कर रही हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और इसके लिए ध्यान देना, बहुत सारे लोगों को मैंने अभी तक ये कहते सुना है, जो मुझे अब थोड़ा सा चाइल्डिश लगता है, कि जब आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाते हैं और आपको पता भी है कि कितना कंपटीशन है बाहर, और फिर कहते हैं कि यार ऐसी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, काबिलियत इज़ येस वन ऑफ द वेरी प्राइम फैक्टर, बट अलॉन्ग साइड ऑफ दैट देयर आर थिंग्स विच यू कैन नॉट इग्नोर। तो बातें अगर अच्छी करनी है लेकिन स्टिल आपको सेट सजाना है, दैट इज़ द मैंडेटरी। बिल्कुल ऐसा ही है। सो लाइकवाइज इन योर पर्सनैलिटी, आपकी ग्रूमिंग, और स्पेशली अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है जो आपको लगता है आपसे ज़्यादा बेहतर जानता है उस फील्ड के हवाले से, प्रेजेंटेशन के हवाले से, तो बराए मेहरबानी उसको हमें कंस्ट्रक्टिव लेना चाहिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग फील के यार हमें वी आर बीइंग टोल्ड। जैसे अगर HR में से अगर ये कमेंट जाए किसी के पास कि
आपको जो है थोड़ा सा हाइजीन की तरफ ध्यान देना है, ये सॉफ्ट टच में आप बताते हैं तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं। आई थिंक इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड अबाउट इट, वी शुड अंडरस्टैंड कि समबडी इज टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ एंड अस एंड वांट टू इम्प्रूव अस टू। बिल्कुल ऐसा सो ही है। दैट इज़ रियली वेरी मैंडेटरी। अगर आप मुझे स्केल आउट करने को कहोगी कि 1 to 10 मैंने आप बताओ, तो आई वुड से नॉट लेस देन 7-8। इट्स दैट इम्पॉर्टेंट। ऐसा ही है, ऐसे बिल्कुल ऐसे। मुर्तज़ा, सबसे पहले जब कोई शख्स आ रहा है इंटरव्यू के लिए और आपसे मिल रहा है, बीइंग एचआर जो है वो एक्सपर्ट, या आप उसमें सबसे पहले क्या चीज़ें देखते हैं बगैर उसके बोलने से पहले? वो अंदर आ रहा है और आप उसमें क्या चीज़ें नोटिस करेंगे? पहले तो रमशा थैंक यू, क्योंकि दिस ऑन द नेशनल टीवी सच डिस्कशंस बहुत एक समझ लें बट बहुत अजीब सी बात मुझे लग रही है कि हम डू सच टॉपिक्स, तो हमें जो भी गेस्ट आते हैं कहते हैं यार ये बहुत अच्छा बहुत है। अच्छी बात है। आई थिंक अभी जो एनी ने बात की, एक पॉजिटिव वाइब होनी चाहिए। देखें, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन उसका मतलब आज तक हमें समझ नहीं आया। ज़ाहिर है जब इंडिविजुअल अंदर आएगा तो एक तो आदाब जो हमें टिपिकल सिखाए जाते हैं ना कि जी ग्रीट करना है और जी बैठना कैसे है, चेयर को कैसे आपने ये रखना, वो भी ज़रूरी है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक वाइब होती है, एक ऑरा होता है, जिस तरह अभी एनी ने बात की, और आई थिंक वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर मैं किसी को इंटरव्यू कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आई हैव टू हायर अ ट्रेनर इन माय टीम और अ मार्केटिंग रिसोर्स इन माय टीम, वो एक एक इंट्रोवर्ट रिसोर्स नहीं है, वो एक ऐसी रिसोर्स है जिसको मैंने लोगों के साथ बात करते हुए देखना है, तो उसकी पर्सनैलिटी तो मैं सबसे ज़्यादा देखूंगा। और ये कहाँ से आती है? जो अभी काबिलियत की एनी ने बात की, काबिलियत अब सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, आपकी ग्रूमिंग, आपकी पर्सनैलिटी आपकी काबिलियत का हिस्सा है। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी 4 GPA आ चुकी है किसी भी यूनिवर्सिटी से और आप जाके बैठ जाएंगे, तो आई थिंक आप बिल्कुल गलत बात समझ रहे हैं। क्योंकि काबिलियत का हिस्सा आप क्या है? आपकी अपनी सेल्फ अवेयरनेस। और मैं एक बात को, जो भी यहाँ पे लोग देख रहे हैं, यंगर जनरेशन, कि पोस्ट कोविड खास तौर पे अब ट्रेंड चेंज हो गया है। अब इट्स नॉट अबाउट द टेक्निकलिटीज ऑफ द जॉब, बिकॉज इट्स ऑन द टिप्स। मुझे अगर फॉर एग्जांपल एक्सेल का कोई फॉर्मूला नहीं भी आता तो आई विल गूगल इट, आई लर्न इट, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, चैट जीपीटी, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतना काम आसान कर दिया है कि वाकई अब तो जो पहला क्वेश्चन होता है ना रमशा, हम सब ने इंटरव्यूज दिए, चार्ट जीपी लेना भी कोई मुश्किल काम नहीं हम सब ने इंटरव्यूज दिए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन माय लाइफ जो मैंने देखा है। टेल अस अबाउट योरसेल्फ, एंड दैट देयर इज नो आंसर ऑफ इट। तो जिस इंडिविजुअल को टेल अस अबाउट मेरे अपने बारे में, मैं आपके बारे में नहीं पूछ रहा, मुझसे मेरे बारे में पूछा जा रहा है, अगर वो नहीं बता सकता मैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको एक केस स्टडी बताऊं, अगर जरूर बताएं। इसमें एक चीज टेल अस, मैं एक लाइन में ना ऐड करना चाहूँगी, बिकॉज फॉर ऑडियंस इट विल बी ऑफ गुड हेल्प। आपको अगर टेल अस अबाउट का अच्छा आंसर लेके जाना है ना, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना, फ़ौरन से उसके जितने सोशल पेजेस हैं ना, उसको घोल के पी जाएं। यू विल वंस यू फ्रेम योर अबाउट योर सेल्फ इन द लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन, आपको 50% तो वही मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें जो सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि जब हम पूछते हैं कि भाई टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो वो बताते हैं मेरा नाम मुर्तज़ा है, मैंने जी MBA किया है। भाई दैट इज देयर ऑन द CV, लिखा हुआ है पेपर में। एक केस स्टडी मुझे बहुत अच्छी लगी। आई वेंट फॉर अ मॉक इंटरव्यूज इन अ यूनिवर्सिटी। वहाँ पे एक लड़का आया, मैंने कहा जी बताएं अपने बारे में। सो ही सेड आई एम अ गेमर। द फर्स्ट आंसर, सर मेरा नाम वगैरह तो आपको पता है, आई प्ले गेम्स। नाउ दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज व्हाई? क्योंकि उसने उसको कनेक्ट किया विद द स्किल्स ही हैव। उसने कहा कि इस गेमिंग की वजह से ना सर मुझे क्रिटिकल थिंकिंग आ गई है, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अब कर सकता हूँ। सो नाउ उसने एक USP बताई अपनी, और एज एन इंटरव्यूअर और एज समवन जो हायर करना चाहता है, मैं कहूँगा यार ही और शी इज इंटरेस्टिंग, लेट्स हैव मोर कॉन्वर्जेशन ऑन इट। सो आई थिंक इट्स नॉट ओनली अबाउट, जिस तरह इन्होंने तो एम्फेसाइज किया ऑन द पर्सनैलिटी, बट आई वुड रिकमेंड कि सेल्फ अवेयरनेस जो कि पर्सनैलिटी का हिस्सा है वो बहुत ज़रूरी है। और जो अच्छा, मुझे एक अपना भी, जब यहाँ लोग बातें कर रहे होते हैं ना, तो अपनी ज़िंदगी से भी आप रिलेट करने लग जाते हैं। हमको अपनी ज़िंदगी से बहुत सारे वाक़यात आ जाते हैं, तो मुझे भी इस टेल अस अबाउट योरसेल्फ का जो है ना वो जवाब याद आ गया कि मैंने क्या दिया था। तो मेरा जियो में पहला इंटरव्यू हो रहा था, ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू था, इंटर्नशिप के लिए मैं बैठी हुई थी। तो ब्यूरो चीफ साहब होते थे फैसल अजीज़ खान साहब। तो फैसल भाई ने मुझसे कहा कि अच्छा CV उन्होंने देख ली, उन्होंने कहा कि बताएं भाई अपने बारे में, आपको क्यों इंटर्नशिप ऑफ़र की जाए। तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा कि मैं मैथ कम्युनिकेशन पढ़ रही हूँ और डिबेट्स करती हूँ, तो डिबेटर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं ना कहीं फिट हो ही जाऊंगी इस फील्ड में। बोलने की आदत है, लोगों को फेस कर लेती हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, तो शायद मैं जो है ना कर सकती। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा कुछ शेर सुनाओ, कुछ ये बताओ, कुछ वो तो मतलब फिर मैंने वहाँ से उनके साथ, और फिर
5 मिनट में बस आई वाज हायर्ड कि ठीक है इसको रख लो भाई, ये बहुत बोलती अब तुम जाओ। अच्छा, मैं तो ये इसी हुआ से बिल्कुल बिल्कुल राइट कि आप जो ना कि कैसे प्रोजेक्ट करते हैं ऑल्सो यू वर ऑल्सो आपने अपनी एक स्किल को, जो मैंने कहा ना कि अब जो अबाउट द फर्म आप पढ़ के जाते हैं, जब आपने सोशल पेज में देखा कि वो बहुत पीपल ओरिएंटेड लोग हैं तो आपने लोगों की बात करनी है, वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लोग हैं तो जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ आपने, तो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ इन ट्विकिंग योर आंसर इन लाइन विद द डायरेक्शन यू नो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, वैसे आप लोगों ने यकीनन टिप्स तो दी हैं, लेकिन मोर क्लियरली इसका जवाब किस तरह से देना चाहिए? कौन सी ऐसी टिप्स आप शेयर करेंगे कि जो बच्चे अभी देख रहे हैं, यंग जनरेशन जैसे हम कह रहे हैं, वो देख रहे हों तो उनको समझ आए कि यार मुझसे अगर ये सवाल हो तो मैं क्या करूं? जैसे अभी एनी ने बताया कि सोशल मीडिया पे और क्या कर सकते हैं? अच्छा, अगर देखो एक तो ये है कि यू हैव टू रियली बी वेरी वॉचफुल कि और जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं आप बाखुदा ये ना बोलें कि हमने आपकी वेबसाइट नहीं देखी। आप जितना भी अच्छा टैलेंट हो, आज की तारीख में मैं HR के आस्पेक्ट्स आपको बता रही हूँ, आप जितना भी अच्छा टैलेंट हो, ये HR के लोगों को बहुत ऑफ कर देता है कि व्हेन यू आप मेरे घर आ रही हैं, आपको मेरा नाम ही नहीं पता, तो फिर मैं आप में क्यों इंटरेस्ट लूँगी, ठीक है। लेकिन अदर देन दैट जो मैं बिल्कुल आपका कोई भी एरिया ऑफ वर्क हो, चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, चाहे वो इनोवेशन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो या नॉन मार्केटिंग हो, आसान कर देते हैं मार्केटिंग एंड नॉन मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी बाउंड भी हो, तो आप ऊपर से नीचे तक मार्केटियर की तरह ड्रेसअप हो। जब हम कहते हैं ना मार्केटियर की तरह ड्रेसअप, तो वो लोगों को समझ आ जाता है कि अच्छा आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा देना चाहिए, नज़र आना चाहिए। बट ये ओवर द नाइट नहीं होता, इट हैज़ टू बी इन योर ब्लड एंड देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड। दूसरी बात, आजकल HR बहुत स्मार्ट है। मैं खुद जो काम करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर मेरे पास आएंगे तो मैं ये काम करूँगी बाय वर्चू ऑफ माई नेचर, इट हैज़ बिकम माई सेकेंड हैबिट। आपका सोशल साइट ज़रूर देखा जाता है, HR के लोग लिंक्डइन देखेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, तो आपका जो भी प्रोजेक्शन आपने देना है, मेक श्योर आपका हर सोशल प्लेटफॉर्म उसको सपोर्ट करता हो। सही बात है, हाँ बिल्कुल। सो इट डजंट कम ओवर द नाइट, इट हैज टू बी। देखने के लिए भी जो है ना पहले ट्विटर और फेसबुक खोले थे। अच्छा, आप इस पे कमेंट कीजिएगा मुर्तज़ा साहब, लेकिन पहले मैं यहाँ पे ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही थी टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाकई, जिसका जवाब ना किसी यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, ना कहीं आपको बताया जाता है, और मेरे ख्याल से यूट्यूब पे भी नहीं मिलता होगा। पता नहीं अब तो ट्रेनिंग के सेशन और सब चीज़ें भी इतना कुछ आ गया है कि शायद, और आज के बाद आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, हम अपलोड कर देंगे। तो भाई आज जैकेट में जो है ना शुजाई लिखवाओ टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ का जवाब कैसे देना है, और आपको यहाँ पर जो HR एक्सपर्ट्स हैं और ट्रेनर्स हैं वो बता रहे हैं। तो मुर्तज़ा आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे? पहले तो जी सबसे पहले ये समझना है, क्योंकि ये टेल अस अबाउट माय ओन सेल्फ है, तो इंसान को खुद को पता होगा कि मैंने क्या मुझे क्या, मैं हूँ क्या, पहले तो हमें ये भी नहीं पता। नो चैट GPT, नो AI, नो friend, no colleague, no trainer can tell you कि who are you, number one. Number two, see, there are some techniques. For example, you are going for an HR job, right? और आजकल यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं कि स्टूडेंट सोसाइटीज़ होती हैं, इवेंट्स होते हैं, और आपके इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स हैं और वो आपने अपनी CV पर नहीं लिखे हुए, तो वो आपको शोकेस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कंपनीज नाउ प्रेफर समवन हु कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ नॉट ओनली ऑन द जॉब जिसके लिए उसको हायर किया जा रहा है। तो नंबर वन, वो स्किल्स जो आपकी CV के ऊपर मौजूद नहीं है वो आप शोकेस करें। नंबर टू, आपको ये जवाब बिल्कुल आना चाहिए, और ये आज तक और अगले 50 साल तक पूछा जाएगा कि आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है जो ज़िंदगी भर आपसे पूछा जाएगा। अब अगर उसका जवाब हम ये देंगे कि हाँ, नहीं वीकनेस कोई नहीं है, वी आर नॉट फरिश्तास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी कैन बी, हम हो सकता है कि टाइम मैनेजमेंट में अच्छे ना हो, हम हो सकता है क्रिएटिव अच्छे ना हो। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप सारे बैठ के ये जवाब देना शुरू कर दें कि मेरे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे नहीं हैं, तो आप उसी वक्त रिजेक्ट हो जाएंगे। यू हैव टू बिल्ड एन आंसर, यू हैव टू। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जो यंगर जनरेशन, स्टोरी टेलिंग, दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप लोगों को स्टोरी बताएंगे अपनी, तो दी अदर पर्सन विल बी इंटरेस्टेड इन हेयरिंग यू कि भाई आप क्या कहना चाहते हो। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि गेमर वाली ही शेयर्ड अ स्टोरी विद मी, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। और इसमें मैं एक आइडेंटिटी ब्रेन स्टॉर्म एक एक्टिविटी है, आप गूगल पे प्लीज़ जाएं और जो देख रहे हैं वो लिखें आइडेंटिटी ब्रेन स्टॉर्म। देयर आर सेवरल क्वेश्चंस अटैच्ड विद दैट एक्टिविटी। उसके अंदर ये तक सवाल है कि डज योर नेम डिफाइंस योर पर्सनैलिटी और नॉट। अब दिस क्वेश्चन इज सो पावरफुल, मुर्तज़ा नाम इटसेल्फ। और मैं आपको बताऊं रमशा, वी बोथ आर इनटू ट्रेनिंग बिजनेस। हमारे एक्सपीरियंस लोगों को अपने नाम का मतलब नहीं पता,
और नाम का आज के दौर में हाँ, और नाम का इन्फ्लुएंस कितना है ये हम सब जानते हैं हमारी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे पर्सनैलिटी। ही। तो प्लीज़ डू रिसर्च, आप जाएं असल में प्लीज़। रीज़न यही है ना कि जिस तरफ तवज्जो नहीं होती जिस तरफ ध्यान, ऐसा नहीं है कि हम में वो काबिलियत नहीं है, लेकिन शायद हमने उस तरह कभी सोचा ही नहीं है। यानी देखें ना, हमारे जो एजुकेशनल मॉडल हैं उसके अंदर कोई करिकुलम का पार्ट ही नहीं होता जिसमें ट्रेनिंग, अब ऑर्गेनाइजेशंस करवाती हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और उस वक्त तक आप अपने मेच्योरिटी एज का हाफ तो पहुंच चुके होते हो। सो वंस यू आर 35 और 36 एंड नाउ यू आर सिटिंग इन अ एथिकल शो, तो आप वो सीख रहे हैं जो कि शायद आपके स्कूल पैटर्न का हिस्सा होना चाहिए था। अच्छा, और वो चाहते भी क्या है कि अब नौकरी मिल गई है, ट्रेनिंग सेशन वो लंच वंच करेंगे, बाहर निकलेंगे, ये Yes, एटीट्यूड के yes, साथ जो है ना वो yes, ट्रेनिंग True. सेशंस ले रहे होते हैं हमारी, है ना। तो वो और बहुत motivation- बार आपको सुनने को मिलेगा ट्रेनिंग बराए ट्रेनिंग और ट्रेनिंग बस हो रही है, लेकिन उसका जो रियली इम्पैक्ट है ना फायदा नहीं उठा रहे वो लोग फ़ायदा नहीं उठाते। और ऐसे। जो यंगर जनरेशन है ख़ास तौर पे, आई थिंक भैया मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, ये इट्स नॉट ओनली अबाउट द सीवी एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द जीपीए। यस, वो कंपटीशन ज़रूर है कि आप लम्स के हैं, आईबीए के हैं, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा किसी यूनिवर्सिटी का, ए क्लास यूनिवर्सिटी रमशा, द गाय केम फॉर एन इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट ओडी, एंड आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, मैंने कहा माई नेम इज़ मुर्तज़ा, आई एम हेड ऑफ ट्रेनिंग एंड ओडी। तो दी अगला बंदा इज सेइंग सर व्हाट इज़ ओडी? तो आया क्यों था भाई? तो आया क्यों मेरे था? जैसा Can you बंदा imagine? वो आया क्यों नहीं? आपने अप्लाई किया होगा, आपने भाग गया एडवर्टाइजमेंट ऐसे। देखी होगी, तो आपने ओडी पढ़ ही लेते भाई कुछ। जस्ट ऑब्वियसली द एजेंडा इज टू हेल्प पीपल Yeah. ना, तो अगर हम इसमें ना मजीद कुछ टेक अवेज Please, ऐड कर दें, एक्शन पॉइंट्स ना, कि अगर मैं अपनी यंगर सेल्फ को कोई मशवरा देना चाहूँ कि मैं उस वक्त क्या क्या करती तो मैं अभी कहाँ पहुँचती, हाँ, ठीक है। yeah, very सो फॉर द किड्स हु आर वाचिंग द शो, आई मीन द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग द शो, सो अगर आपने बकेट लिस्ट में लिखना है ना, तो सबसे पहले तो ये देख लें कि इफ़ यू वांट टू, सो सिंपल फार्मूला, आपको जो ज़िंदगी में चीज़ ज़्यादा चाहिए ना, जो भी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, वॉटएवर, सबसे पहले आप उस शख्स की तलाश करें जिसके पास ये ऑलरेडी आपसे ज़्यादा है, 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 15 टाइम्स। क्यों? कि अगर आपको 1 लाख कमा रहे हैं तो जिसने 10 लाख कमा लिए उसको 1 लाख कमाने का तो हुनर कन्फर्म आता है। तो रादर देन ओनली डिस्कसिंग इट विद द पीपल यू आर फ्रेंड्स विद, सीक अ पर्सन हु हैज़ गॉट वट एवर यू आर सीकिंग फॉर, जिसके पास अगर आपको शोहरत चाहिए तो अपने ही सर्कल में, अब आप जब ध्यान देते हैं तो यू स्टार्ट टैबिंग मेंटोर्स एंड देन यू सीख कि मैं इनके साथ कैसे अटैच हूँ। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप जाएंगे और आप एक किताब लेके जाएंगे और आप उसमें सारा फार्मूला लिख कर आ जाएंगे। At times sitting with them also tells you a lot. So first thing that you have to see is who you are sitting with. यहाँ पर एनी की ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एनी ने बहुत ज़ोर दे के कहा, या पता नहीं वो चीज़ निकलना जाए, मेंटोर्स कहा है। भाई हमारे यहाँ लोग देख के सीख के रहे हैं, 10 लाख रुपए टिकटॉकर भी कमा रहा है हमारे यहाँ, और जी देख के कहते हैं कि ये तो बहुत आसान काम है तो हम कर सकते हैं। तो भाई अगर आप ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहें, उससे भी कमाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आपका ज़ाती मसला है। लेकिन इशू ये है कि अगर आप कोई अपने फील्ड में रिलेटेड लोग हैं, मेंटोर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उनको देखना ज़रूरी है। Absolutely, absolutely. जी बिल्कुल। So mentors, number one, you have to have mentors, और mentors की डेफिनेशन मेरे लिए वो है जो आप सीख कर रहे हो वो उसके पास आप किससे ज़्यादा है, 10-12% टाइम, सॉरी नॉट परसेंट, 10-12 टाइम्स आपसे ज़्यादा है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि इन्वेस्ट, आज आप जहाँ खड़े हो ना, वो आप उस पर खड़े हो जो आपने कल सीखा था, तो कल के लिए हमें आज इन्वेस्ट करना है। नो मैटर अगर आप मैनेजर हैं और आपने सीनियर मैनेजर बनना है, तो आप सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आपको सब सिखा दे, पढ़ा दे। यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। फार्मूला ये है कि जो कमाते हैं उसका 5% भी खुद पे इन्वेस्ट करना है, ताकि आप जो आज कमा रहे हैं उससे डबल कर सकें जो आपने कल कमाना है। सो दिस इज़ द सेकेंड टिप। एंड थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, keep a very smart check on your how you look like, how you dress up, no matter what age you belong to. सही। This is also very important from my side. And मैं दो सिर्फ बातें कहना चाहता हूँ। नंबर 1, यूज़ लिंक्डइन फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ। आई थिंक यहाँ पे जो सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं, दे आर वेटिंग फॉर यंगर जनरेशन। आप उनको जब मैसेज करोगे ना, तो दे विल इनवाइट यू फॉर अ मीटिंग, बिकॉज दे आर सो मच इनटू द रेगुलर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो जब उनको कोई यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट लिखेगा कि सर आई वुड लाइक टू मीट यू एंड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एक्यूमेन वगैरह वगैरह, तो दे विल इनवाइट यू। तो प्लीज़ ट्राई करें कि सिर्फ इंटर्नशिप्स और आर्टिकलशिप्स नहीं, बट डू मैसेज ऑन पीपल ऑन लिंक्डइन जो कि सीनियर्स हैं, और उनको कहें 50 लोगों को मैसेज करेंगे। दिस इज़ व्हाट सेल्स भी इसी तरह होती है भाई। एक दुकान के अंदर 1000 लोग आते हैं, खरीदते सिर्फ 10 लोग होंगे। तो एक चीज़ तो ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे बात करें।
नंबर 2 इज़ लर्निंग। जिस तरह उन्होंने कहा, अभी एनी ने कहा कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। देर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म्स, यूडेमी, यू नो, कोर्सेरा, देर आर सो मैनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल। अच्छा, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे देर इज़ अ फाइनेंशियल चैलेंज, ऑब्वियसली वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे हमारी जो वो रेशो है अर्निंग का वो इतना नहीं है, तो प्लीज़ आपको सर्टिफिकेट की सिर्फ ज़रूरत नहीं, आपकी जो लफाजी है ना रमशा, मेरा जो जवाब है ना वो आपको बताएगा कि मैं कितने पानी में हूँ। मेरे पास 10 सर्टिफिकेट से क्यों ना। और सिर्फ एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये मत समझिएगा कि पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है ब्रांडेड कपड़े पहनना। इट्स अबाउट हाउ यू कैरी योरसेल्फ। क्योंकि यंगर जनरेशन ये बहुत करती है कि सर आपने ये बात कह दी थी कि जी ब्रांडेड कपड़े, तो मैं कोई शूज़ जाके कोई 50,000 का तो नहीं खरीदूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप 2,000 की चीज़ खरीदें, बट इट्स अबाउट हाउ यू कैरी योरसेल्फ। आई हैव मेट पीपल जिन्होंने ब्रांडेड बेल्ट लगाया हुआ है लेकिन वो बेल्ट टेढ़ा है, you know, तो it's not about the brand you wear, it's about how you wear basically. So this is again very important. मैं ऐसे लोगों से भी मिली हूँ कि जिन्होंने जो है ना, अब ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, लेकिन इंतहाई महंगे तरीन मतलब इंटरनेशनल ब्रांड्स पहने हुए हैं और मुंह उनका 2 रुपए का नहीं, क्योंकि उनको उसको कैरी करना नहीं आता। और जब वो मुंह खोलते हैं तो दिल चाहता है कि ये बेल्ट भी उतार लो, ये जूता भी उतार लो। और तो एक मसला ये है, चीज मैं ऐड और बहुत सारे लोगों से आप ऐसे भी मिलते हैं कि जो है ना वो 500 रुपए वाली कुर्ती भी पहने होंगे तो खूबसूरत लग रहे हैं, और वो उनको कैरी करना। आपकी पर्सनैलिटी और आपकी लफाजी मैच करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बहुत ब्रांडेड चले गए और जैसे मुंह खोला उसके बाद आपको कोई नॉलेज, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल ऐसे है। मुझे यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद इस सवाल से गुफ्तगू। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब एक और सवाल होता है, और वो सवाल ये होता है कि हम आपको रखें क्यों, हम आपको हायर क्यों करें। एचआर एक्सपर्ट से सवाल पूछते हैं तो अगला जाने वाला पूछता है कि अगर रखना ही नहीं था तो बुलाया क्यों, और बुलाने के बाद ये पूछ क्यों रहो। लेकिन ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब कैसे देना है, एनी वेरी क्विकली। इसका जवाब दयानतदारी से भी देना है कि आपको, अगर आपने ये ज़रूर बताना है कि आपको उसमें इंटरेस्ट है, और आपने ये ज़रूर बताना है। देखें, अगर आप ये कहना कि वी अप्लाइड बिकॉज देयर वाज एन ओपनिंग, ये बिल्कुल फ्लैट और थोड़ा डल बोरिंग आंसर है। मेरे अंदर क्या क्या है जो मैं आपको ऑफ़र कर सकती हूँ, प्लस मैं इंटरेस्टेड क्यों हूँ। जब मैं आपकी तारीफ़ करती हूँ, एक जनरल बात है, आप मेरी तारीफ़ करेंगे मुझे अच्छा लगेगा ना। तो जिस इदारे में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप अगर उसके नाम से अट्रैक्टेड हैं तो बताएं उन्हें कि बिकॉज यू आर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, आई वांट टू ऐड दिस इन माई CV too, so it should have both the component what you can offer and also why you like or why you choose this company to be with. That's both the components should be there, I think. इसका वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। वो ये नहीं पूछना चाह रहे हम क्यों ले लें आपको, जारी बात है लेंगे वो तभी अगर उनको, तो वो कंट्रीब्यूशन आपके स्किल्स के थ्रू आ सकती है। जिस तरह हमने पहले बात की कि आई थिंक ऐसे स्किल्स जो शायद आपके लिए एक्स्ट्रा हो, आपके स्किल्स, और वो आप कंट्रीब्यूट कर सकें, तो वो बहुत हद से ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ टेल देम कि यू रियली वांट टू कम इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। आपकी मैंने लिंक्डइन सर देखी फॉर एग्जांपल, और वहाँ पे मैंने देखा कि आप DEI पे बहुत काम करते हैं। यू नो, यू आर सो मच इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंगेजमेंट बहुत है। तो इट्स माय ड्रीम जॉब, यू नो, टू सर्व एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आई कैन कंट्रीब्यूट थ्रू माई स्किल्स एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के दे कि मैं भी ग्रो करूँ। अच्छा, so, उससे जी एक चीज़ और है, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था विदाउट टेकिंग द नेम, आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई हैव, मैं सिर्फ इसको जल्दी से करूँ बिकॉज इट इज़ फॉर द हेल्प। कुछ जब हम इंटरव्यूज़ करते हैं ना, तो यकीनन लोगों के साथ बहुत मजबूरियाँ हैं, मैं बिल्कुल चैलेंज नहीं करती, ठीक है। आई नो द इकोनॉमिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान एंड आई नो एज एन HR पर्सन कि वी ऑल आर हैविंग सो मेनी डिफ़िकल्टीज इन लाइफ। लेकिन प्लीज़, एक बच्ची आई थी मेरे पास, एक लड़की आई थी, वो एक गैप के बाद दोबारा आना चाह रही थी, एंड इन द इंटरव्यू शी स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है। आई फेल्ट वेरी बैड बट आई कुडेंट सेलेक्ट हर बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि वो इमोशनली बैलेंस नहीं है। तो मैं बताना क्या चाह रही हूँ, बीइंग अ वुमन भी, मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि जब आप जब आप अपने स्किल्स की ज़रूर बात करें, इवन अगर आपके साथ कोई ऐसी बातें अटैच्ड हैं जो कि आपकी दर्द और तकलीफ़ का बायस हैं, आप इतना रिहर्स करें कि जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठें तो आपकी आंखों से आंसू ना निकलें, वो आपकी वो स्ट्रेंथ नज़र आए। क्योंकि देयर इज़ अ पोटेंशियल चार्ज। ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले ये सोचती हैं कि यार अगर कोई भी मसला होगा तो ये रोना ना शुरू कर दें। अपॉलॉजीज़, बट that is very true that when we become HR we become brutal as well. तो आपको तैयार करना है तो अपनी ही मजबूरियों को अपनी ताकत बना लें और ऐसे करें कि यार ये सारे मसले थे फिर भी मैंने ये सब किया, and I'm very happy that I am here till this level. People get attracted toward the strengths. People, हाँ, इस पे resilience का एक concept है ना, वो शो करें कि भाई आओ, मैंने इतने सारा challenges face किया अपनी लाइफ के अंदर, but I am again here.
तो जब आप इसको इस तरह आर्टिकुलेट, इट्स ऑल अबाउट आर्टिकुलेशन। ऐसे ही है, वो ये भी बता सकती थी कि यार मैं आफ्टर गैप आ रही हूँ, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन मैं ये करना चाहती हूँ, तो वो पूरी काया पलट जाती है। मेरे अंदर एनर्जी है, मेरे अंदर स्किल है, तो मैं ये चैलेंज भी है। जज नहीं कर रही बिकॉज हाँ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन रेजिलियंस इज अ वेरी राइट अच्छा, वर्ड। एक आखिरी बात प्लीज, मैं एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की जॉब है, तो एचआर आपको कहेगा कि भाई हम तो इतना नहीं दे सकते, जाहिर बात है, जो भी ले, तो आप प्लीज नेगोशिएशन स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए। आप फौरन से कह देते हैं ओके सर, जैसे आप कहें, आई एम ओके विद 50,000 40,000, तो आप अगर वो जॉब के 1 लाख हैं तो वो देगा आपको 1 लाख, अगर आपके अंदर स्किल है, नहीं तो 80,000 देगा, 90,000 देगा, जो भी आपको देगा। लेकिन अगर आप खुद ही अपना जो है वो लेवल नीचे कर देंगे तो फिर वो उसके पास दिखता है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, एचआर इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट। एचआर हैज़ टू शो मैनेजमेंट कि हमने क्या किया। तो अगर आपके आंसर्स में ये लिखा हुआ है या ये आपने बताया हुआ है कि आई एम हैप्पी विद 40,000 रुपीज़, तो हाउ कैन एनी और इसमें ना आपको ढीठ भी नहीं होना। अगर आपको ऐसा मतलब आप नेगोशिएशन का मतलब ही यही है कि भाई ऊपर नीचे होगा, कुछ आप रखेंगे, कुछ वो रखेंगे। बहुत सारे लोग ढीठ हो जाते हैं जी, अब इससे तो मैं नीचे नहीं आऊँगा, तो ये भी मसला। अच्छा, एक और सवाल ये, अब टाइम क्योंकि कम है लेकिन आपको जल्दी जल्दी करना है। सवाल ये कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पूछी जाती हैं। स्ट्रेंथ तो सब बता देते हैं, बहुत खुश होते हैं, लेकिन वीकनेस में क्या बताना है? और वीकनेस सुन के अगले वाला सोच रहा होता है कि यार अगर इसको मेरी वीकनेस पकड़ लग गई तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, पता नहीं हायर करेगा नहीं करेगा। तो बताना चाहिए नहीं। अब जैसे वो खातून की भी तो वीकनेस थी ना, रो पड़ी, जॉब नहीं मिली, तो क्या करें, बताएं कि ना बताएं? आई थिंक बताना चाहिए, लेकिन 80-20 का रूल रखें। 80% अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें क्योंकि उसी की वजह से आप वहाँ पे होंगे, और 20% आपने मैनिपुलेटिव रखना है। मैनिपुलेटिव इन अ वर्ड, इन अ वे कि आप कह सकते हैं कि जो मुझे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स मिले हैं, इंस्टेड ऑफ वीकनेस यूज द वर्ड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स दैट आई हैव रिसीव्ड वाज ऑल अबाउट कि मेरा आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई टेम्परामेंट, बिकॉज टेम्परामेंट के बारे में कहा जाता था, बट नाउ आई हैव गॉट अ कंट्रोल। तो जब आप आखिरी भी लफ्ज दें तो आप उसमें ये कह दें कि दिस इज समथिंग आई नो एंड आई हैव ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। सो यूज द वर्ड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इंस्टेड ऑफ के मुझे जो फीडबैक्स मिलते हैं उससे मुझे ये पता चला कि देयर इज द एरिया पोटेंशियल ग्रोथ आई कैन ग्रो इन। बेसिकली वो इंस्टाग्राम वाला हाल है कि कुछ भी बेच रहे हैं लेकिन अच्छे डब्बे में डाल के बेच रहे हैं, ऊपर रिबन रिबन लगा रहे हैं और उसको जो ना एक पूरा प्रॉपर पैकेजिंग के साथ भेज रहे हैं, तो अंदर तो घटिया प्रोडक्ट भी निकलेगा तो अच्छा लगेगा। ये वाला हाल, ये इंस्टाग्राम वाला ये बुरा ना मान जाए भाई, सारे इन्फ्लुएंसर्स के सभी कुछ बुरा है, अच्छी चीजें भी आ रही होती हैं। इसमें इंटेंट की भी बात है ना कि आपका इंटेंट भी तो है ना कि आपने कहा कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है और मैं मुस्तकिल इस पे काम भी कर रहा हूँ, तो इससे आपका इंटेंट भी शो होता है कि यू आर अ लर्नर। जी मुर्तजा, आपकी टिप क्या है सवाल से, क्या करें? इसमें मैनिपुलेशन का कोई भी मतलब नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ मैनिपुलेटिव जिस तरह अभी एनी ने बात की। अब जारी बात है, अगर आप कहेंगे कि मेरे अंदर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है तो अगला बोलेगा आई एम सॉरी भाई, अगर आपके अंदर ये स्किल है ही नहीं तो हम आपको क्यों लें। तो ऑब्वियसली यू हैव टू अगेन आर्टिकुलेट, और आप ये बताएं कि सर जी बहुत अच्छा मशवरा दिया है एनी ने कि आप स्टोरी ऐसी बताएं कि मैंने जब प्रीवियसली काम किया या यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे ये फीडबैक मिला टीचर्स की तरफ से कि आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्किल्स में आपकी कमी है, तो नाउ आई एम डूइंग अ कोर्स ऑन यूडेमी। बिल्कुल ऐसे कम से कम आप उसको बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मुर्तजा, आपने वक्त दिया, एनी आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और स्टे ट्यून्ड, आगे आने वाले दिनों में जल्द लिंक्डइन के हवाले से भी एक पूरा प्रॉपर शो आएगा और उस हवाले से भी आपको एजुकेट करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अभी के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त, अपनी छुट्टी अच्छे से मनाइए, अपना ख्याल रखिएगा, नरेंगे मान।